चलिए भाई, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हालचाल। चलिए जी, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना रोज की तरह लाइब्रेरी साइंस के कुछ बेहतरीन, शानदार, मजेदार, जबरदस्त क्वेश्चंस, जहां पर हम आपको कराते हैं लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं और आज फिर हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, एक चीज ये समझ लो कि भाई अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी साइंस की थियरी को नहीं पढ़ा है बाबू, तो थियरी तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, थियरी तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि थियरी के बिना मजा आता नहीं है। ठीक, और थियरी पढ़ने के लिए टारगेट 2.0 बैच सबसे परफेक्ट बैच आपके लिए पड़ेगा। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपके पास टेलीग्राम है, सर्च मार दो अंकित द्विवेदी सर, अंकित द्विवेदी सर पीडब्ल्यू। ठीक, और कोई भी समस्या होगी तो हम यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक, चलो भैया, तो शुरू कर दें एक एक क्वेश्चन। आज पोल आपको नहीं मिलेगा, आपको खाली आंसर करना है भाई फटाफट। तो अपने अपने मन के विचारों को आपको यहां पर प्रकट करना है। हम्म, बताओ। चलो जी, शुरू करो। पहला सवाल हमसे कह रहा है, सर ये बता दो कि व्हाट सीडीपी स्टैंड विद रेफरेंस टू लाइब्रेरी। पुस्तकालय के संदर्भ में हमारा जो सीडीपी है, इसका क्या तात्पर्य है बताइए। पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीपी का क्या तात्पर्य है बताइए। चलिए, आंसर अपनी गति से करते रहिए बेटा, तेजी से। ठीक है, जब हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, हम्म, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कलेक्शन डिवीजन पॉलिसी, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर कलेक्शन डिपार्टमेंट पॉलिसी, बताइए। तो देखो, अगर हम लाइब्रेरी के हिसाब से बात करें, वो भी रेफरेंस लाइब्रेरी के, वैसे सीडीपी जो है एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं रेफरेंस टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के रेफरेंस में ये एक कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी के रूप में काम करता है बेटा, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी के रूप में काम करता है। और यहां पर आपको इसका उत्तर जो मिलेगा वो डी मिलेगा। ठीक, अगर हम कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करें तो यहां पर रिचर्ड के गार्डनर के अनुसार सीडीपी एक लिखित कथन है जो कि नियोजित उपकरण और उसके संचार उपकरण दोनों के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो पोल तो काम नहीं कर रहा है, बट मैं आपके लिए टाइमर लगा सकता हूं। यहां पर पोल काम नहीं कर रहा है, हम टाइमर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास टाइमर है और हम इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए, आई होप दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। तो 1 मिनट का टाइमर या 45 सेकंड का टाइमर हम यूज करेंगे, तब तक आप आंसर देते चले जाइए। इन लाइब्रेरी एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज, बताइए। बताओ बेटा। बताओ। चलो बताओ, टाइम ओवर नाउ। भाई साहब देखिए, टाइम आपका समाप्त हो गया है, जीरो कर दिया गया। क्या कहता है, ये कहता है कि साहब एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय, कभी भी, ये खाली लाइब्रेरी की बात नहीं है, ये किसी की भी बात करिए तो ये बजट की बात होती है कि भाई हम अपना बजट सीमित समय के लिए तैयार करते हैं। जैसे आज से 1 महीने का हमको कितना खर्चा करना है, कितना पैसा हम खर्चा करेंगे। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो बालक हमारे हॉस्टल में रहते हैं, वो इस बात को बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि साहब जब हम सीमित अवधि के लिए कुछ बनाते हैं, खर्चा वर्चा तैयार करते हैं, तो ये बजट कहलाता है। ठीक है, और बजट बनाने में हमको कई प्रकार की बातें बताई गई। जैसे हम लोग कई प्रकार के बजट बनाते हैं, हम बोलते हैं ZBB, जीरो बेस्ड बजट। हम बनाते हैं PPB, PPB, PPB S। ठीक है, हम बनाते हैं आपका लाइन बजट। ठीक है, हम आपका बनाते हैं लाइन बजट। तो इस तरह से कई सारे बजट हम बनाते हैं, यहां पर कई सारे बजटों का निर्माण हम यहां पर करते हैं। आंसर बी बिल्कुल सही होगा।
What is called a systematic removal of book from a library based on selected criteria? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, टाइमर आपका यहाँ पर नहीं आता है, जरा रुको। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, गुस्सा मत करो, आ जाओ। गुस्सा हो गए क्या भाई? लो, ये भी गुस्सा हो गए। एक तो हम सबके गुस्से से परेशान हैं। चलो, ये भी गुस्सा हो गए हैं भाई, है ना, कह रहे हैं हम नहीं काम करेंगे। लो, ये भी गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाओ। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकें का व्यवस्थित व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? इसको जब हम अपनी लाइब्रेरी से निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बोलो, काम ही नहीं कर रहा भाई, बताइए क्या बोलते हैं? अब बहुत सरल, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम किसी भी किताब को क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बाहर करते हैं। चलो, आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ, अब बाहर आ जाओ, अगले में काम करेंगे। हम बात करते हैं कि जब भी हमें किताब निकालनी है, मान लो जैसे हम कोई किताब, हमारे पास जो रूल है वो कहता है कि अगर किसी पुस्तक का रीडर उसको काफी समय तक ना मिले, ठीक है, रीडर काफी समय तक यूज में ना हो, या उस किताब का बहुत यूज ना हो, वो किताब खराब हो गई है, फट गई है, बहुत पुरानी हो गई है, हमारे पास उसका बहुत प्रभावी यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस किताब की छटनी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छटनी कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीडिंग आउट, छटाई कर सकते हैं। और ये छटाई करने की पावर हमको कौन देता है? लाइब्रेरी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये पावर हमको देता है। लाइब्रेरी साइंस ये पावर हमको देता है, बोलो हाँ या ना, साइंस ये पावर हमको देता है। अच्छा, दूसरी चीज अगर यहां आप देखोगे तो इसको लिखा है हमारे डॉक्टर एसआर रंगनाथन साहब ने, एसआर रंगनाथन साहब ने। और तीसरी बात अगर हम यहां पर देखें तो ये है 1931 में इसको पब्लिश किया गया था। चौथी बात अगर हम देखें तो यहां पर ये जो छटनी होती है, ये होती है 5th लॉ के अनुसार, 5वें नियम के अनुसार, ठीक है, 5वें नियम के अनुसार, 5वें नियम के अनुसार, 5वें नियम के अनुसार। चलो भाई, अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट? सेल्फ लिस्ट का मुख्य रूप से क्या उपयोग है, बताइए। पोल स्टार्ट्स नाउ। चलो, बताइए। तो समय आपका समाप्त हो गया भैया। अगर हम बात करें सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है, सेल्फ सूची का मेन काम जो होता है बेटा, वो होता है क्या? सूचीकरण। सूचीकरण, बताओ क्या होता है भाई? सेल्फ सूची स्टॉक वेरिफिकेशन करने में काम आता है, क्लासिफिकेशन आदान प्रदान में, सर्कुलेशन में काम आता नहीं, ठीक है। चलो, अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताइए कि विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड इन इन्फोपोर्ट ऑफ इन्फ्लिबनेट? इन्फ्लिबनेट के इन्फोपोर्ट के द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है, बताइए। इन्फोपोर्ट के द्वारा हम किसका यूज करते हैं?
बताइए। अगर हम इसकी बात करें बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो ये डीडीसी, डीडीसी पद्धति का उपयोग करता है, ठीक है, इन्फोपोर्ट। और इन्फोपोर्ट जो है इन्फ्लिनेट के अंदर आता है। इन्फ्लिनेट की स्थापना यूजीसी के अंडर में, यूजीसी के अंडर में, यूजीसी के अंडर में 1991 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यूजीसी जो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान सहायता आयोग या अनुदान आयोग बोलते हैं इसको हम। और ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करता है और ये बोलता है कि भाई पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलो भैया अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, फ्रॉम विच ईयर यूडीसी कंसोर्टियम अज्यूम्ड ओनरशिप ऑफ यूडीसी, बताइए। यूडीसी कंसोर्टियम ने किस वर्ष से यूडीसी का स्वामित्व ग्रहण किया है, किस सन से इसको इन्होंने अडॉप्ट किया है अपने पास, बताइए। हम्म, बताओ। यूडीसी कंसोर्टियम, यूडीडी, यूडीसीसी इसको बोलते हैं, यूडीसीसी इसको बोलते हैं। और आपसे पूछता है कि कंसोर्टियम अज्यूम्ड ओनरशिप ऑफ यूडीसी, बताइए। यूडीसी का स्वामित्व ग्रहण किया है। हम्म, प्रकाशन संख्या, प्रकाशन संख्या क्या है बेटा इसकी? प्रकाशन संख्या है सर 088। और अगर हम इसके प्रकार इसके इसके डेट की बात करें, यूडीसी के डेट की बात करें, तो ये आपको 1992 में इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है बेटा? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सर ये बता दो कि विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड इन सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे, SOSIG, सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे में कौन सी वर्गीकरण पद्धति का उपयोग होता है बेटा, बताइए। 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 सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे में यूडीसी वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है बेटा। और अगर हम यूडीसी की बात करें, अगर हम यूडीसी की बात करें तो एक तो ये व्यापक ग्रंथ सूची है पुस्तकालय वर्गीकरण की, मानव ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करती है। यूडीसी का प्रयोग लाइब्रेरी, सीरियल, सरकारी प्रकाशन, किताबें, सीरियल को वर्गीकृत करने में, ठीक है, पहला पहलू वर्गीकरण माना जाता है। और दशमलव संख्याओं का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं दिख रहा है यूडीसी, पहला वाला हो जाएगा। अगर हम यूडीसी के बाद डीडीसी की बात करें तो डीडीसी का जो है 23 एडिशन बन चुका है, 23 संस्करण बन चुका है। बोलो भाई 23 संस्करण बन चुका है कि नहीं बन चुका है? 23 संस्करण। और अगर हम डीडीसी की बात एक बार और कर ले तो इसको बनाया किसने? मेलविल डीवी, मेलविल ड्यूवी, मेलविल ड्यूवी ने बनाया 1876 में। अगर हम सीसी की बात कर लें, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात कर लें, एलसी की, ठीक, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है। और लिखा है कोलन नॉट अटेम्प्टेड, ये क्या है भाई? कोलन नॉट अटेम्प्टेड नहीं होगा, अंग्रेजी में गलत लिखा है, ये होगा कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भैया ये हम भारत में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, भारत में इसका यूज़ करते हैं, भारत में उपयोग करते हैं। और भारत में उपयोग करने के कारण आप देखोगे कि इसको बनाया किसने है जी? इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है हमारे अंकल SR रंगनाथन जी ने, रंगनाथन जी ने बनाया है, SR रंगनाथन अंकल ने बनाया है, ठीक। और बनाया कब है सर? 1933 में, 1933 में, ठीक। चलो भैया अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताओ, आ जाओ बेटा नीचे, मुन्ना नीचे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूडीसी ऑनलाइन। आपको यूडीसी क्लासिफिकेशन में काफी दिक्कत आ रही थी ना, तो भैया इसके सारे सवाल कर डालो, सब हो जाएगा बढ़िया से, बताओ।
बताओ। तो यूडीसी जो भैया केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, क्या कह रहा है, इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल गलत है सर, हमसे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है जी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इट इज एन अप टू डेट वर्जन ऑफ यूडीसी, इट इज बेस्ड ऑन सर्विस, इट्स मेंटेन्ड बाय यूडीसी कंसोर्टियम। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ बेटा। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक, आपका जो है स्पीसीज ऑफ आउल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में OWL की एक प्रजाति नहीं, यानी कि आउल की प्रजाति नहीं है। बताओ। आउल, देखो आउल लाइट, आउल डीएल, आउटफुल, ये तीन होती हैं। ठीक है, ये तीन प्रजातियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें आपका आउल फुल भी है, आउल डीएल भी है, आउल लाइट भी है, लेकिन आउल एएल नहीं है बेटा, ई नहीं है। अगर आउल लाइट की बात करें तो ये एक तो सरल और छोटी, ये जो है एक तो सरल है, दूसरी छोटी ऑटोलॉजी है। ठीक है, सरल और छोटी ऑटोलॉजी है, सरल एंड छोटी ऑटोलॉजी है। ठीक है, अगर हम डीएल की बात करें तो डीएल जो है वो डिस्क्रिप्टिव लॉजिक है, और आर फुल जो है वो आरडीएफ और ओएल के बीच में पूरा का पूरा जो अनुकूलन है वो देखता है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर नेशनल या नोटेशन 016 इन टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डीडीसी 19th एडिशन रिप्रेजेंट, डीडीसी के 19th एडिशन से 22nd एडिशन से 23rd एडिशन से खूब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, एक बार देख लोगे तो काम खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अब आ जाओ, बताओ क्लासिफिकेशन, सीरियल पब्लिकेशन, इंडेक्सिंग, या फिर स्टडी एंड टीचिंग। बताइए बेटा। बताओ। 0.016 का उपयोग किसके लिए करते हैं? किसी विषय के विषय से संबंधित ग्रंथ सूची और अनुक्रमणियों के लिए किया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुक्रमणी, इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्स के लिए। ठीक है, इंडेक्सेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इंडेक्सेस के लिए यूज करते हैं 0.16। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें 0.16.5 जो है विज्ञान की ग्रंथ सूची है, ऐसे अगर लिखो 0.165 जीरो, ये रुको, 0.16.5 ये आपकी विज्ञान की है। ठीक है, विज्ञान की है ना। तो इस तरह से विज्ञान की ग्रंथ सूची है, तो इस तरह से जो है आपका ये इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कह रहा है कि सर ये बताओ कि इन कोलन क्लासिफिकेशन सीसी डिक्शनरी बायोग्राफी पीरियोडिकल फुल अंडर विच ऑफ कॉमा आइसोलेट, द्विबिंदु वर्गीकरण में डिक्शनरी, जीवन सामायिकी आदि किस सामान्य एकल के अंतर्गत आते हैं? पीसीआई, ठीक है, ACI एप्लीकेशन बिफोर एस, ACI एप्लीकेशन आफ्टर एस, ACI एप्लीकेशन आफ्टर टी। ठीक है, PCI E। चलो बताओ बेटा, किसके अंडर में आता है ये? हम्म,
बताओ बेटा क्या होगा। तो ये होता है बिफोर एस, ASACI एप्लीकेबल बिफोर एस। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर इन मेन क्लास जीरो लिटरेचर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन P4 रिप्रेजेंट ड्यू बिंदुक वर्गीकरण CC के मुख्य वर्ग साहित्य में P4 दर्शाता है किस चीज को। किस चीज को दर्शाता है भाई, बताओ। बताइए बेटा किस चीज को दर्शाएगा। P4 की बात कर रहा है, ध्यान से रखिएगा, P4 की बात कर रहा है लैंग्वेज फेसेट, वर्क फेसेट, फॉर्म फेसेट या फिर ऑथर फेसेट। हम्म, बताओ बेटा क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर P4 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम P4 की बात करें तो भैया P4 में जो है आप देखोगे तो ये वर्क फेसिट है। ठीक है, क्लास ओ लिटरेचर, ये ओ है। ठीक है, लिटरेचर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन वर्क फेसिट को दिखाएगा, कृति पक्ष को दिखाएगा। ठीक है, कृति पक्ष को दिखाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आ जाओ। अरे हाँ, तो हटा दिया मैंने इसको। चलो भैया, पोल नहीं है तो यही अपना साथी है। आइए, अगला सवाल कह रहा है सर ये बताओ वर्गीकरण शोध समूह CRG लंदन के बारे में कौन सा कथन गलत है। JB, हाँ ठीक है, CRG गठन के पीछे JD बर्नाल का हाथ था। यह एक औपचारिक अनौपचारिक चर्चा समूह है। SR रंगनाथन इसके मूल सदस्य थे। इसने एक समूह के रूप में बहुत कम प्रकाशित किया। बताओ। हम्म, बताइए। CRG, अगर हम CRG की बात करें तो यहां पर एक कथन गलत है हमसे बोल रहा है। तो देखो गलत कथन बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखना, गलत कथन बोल रहा है। और गलत कथन की अगर हम बात करें तो यहां पर बिल्कुल सही है, JD बर्नाल जी है। JD बर्नाल साहब ने ही CRG को स्थापित करने की बात बोली थी और लंदन में इन्हीं का हाथ था जिससे ये बना था। ठीक है, और ये एक अनऑफिशियल डिस्कशन ग्रुप था, बिल्कुल सही बात है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये पब्लिश्ड वेरी लिटिल अ ग्रुप, हाँ वेरी ठीक है, इट हैज पब्लिश्ड वेरी लिटिल अ ग्रुप। ठीक है, लिटिल एज अ ग्रुप, हाँ ठीक है, ये भी सही है। लेकिन हमसे कह रहा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है। SR रंगनाथन वॉज इट्स ओरिजिनल मेंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत कथन है, बिल्कुल बिल्कुल ही मिथ्या है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर ये बताइए, अगला सवाल कह रहा है कि इन विच एडिशन ऑफ ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC अल्फाबेटिकल डिवाइस was used फर्स्ट टाइम। DDC DV दशमलव वर्गीकरण DDC के किस संस्करण में वर्णानुक्रम विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया गया, छठवें, 10वें, 14वें, 16वें। बताइए। DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अच्छा एक क्वेश्चन और बताना, ये जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है इसका नोटेशन कैसा है, प्योर है कि मिक्स्ड है। हम्म,
बताओ बेटा। हम्म। चलो आ जाओ भाई, क्या कह रहा है जी। तो यहां पर 14वें संस्करण में इसका यूज किया गया था, छठे में भी नहीं, 10वें में भी नहीं और 16वें में भी नहीं। ठीक है, पहली बार जब हम यूज पूछ रहे हैं तो पहली बार यूज 14वें में किया गया है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताइए, कैटलॉग मार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले आरंभ किया गया था। मार्क, मार्क बताओ, कैटलॉग मार्क सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था। हम्म। बताओ बाबू, का हो ये आंसर। तो मार्क यानी कि मशीन मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग 1960 के दशक में एक अमेरिकी साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, नाम दिया है नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है किसने शुरू किया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने शुरू किया है। ठीक है, एलसी ने शुरू किया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताइए कि, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन ही गायब हो गया भाई। क्वेश्चन कह रहा है सर, सीसीएफ का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। सीसीएफ का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था। 1962, 74, 84, 76। बताइए बेटा। सीसीएफ, सीसीएफ का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित किया गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सरल, आसान, बेहतरीन, झकास, इजी क्वेश्चन है। बताओ। हम्म। का हो आंसर भैया, आंसर हो जाए एकरा के आंसर हो सीसीएफ कॉमन कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहली बार लॉन्च किया गया 1984 में, 84 में। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है द मार्क टैग 250, मार्क टैग 250 पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेट, एडिशन एरिया, सीरीज एडेड एंट्री या फिर पर्सनल नेम सब्जेक्ट हेडिंग। बताओ। मार्क टैग 250, मार्क टैग 250 जैसे ही आप देखो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो जो मार्क 250 है बेटा, ये बात करता है, जानते हो किसकी, एडिशन एरिया की, संस्करण की। ये बात करता है आपके एडिशन एरिया की, संस्करण की। ठीक है, लेकिन यहीं पर मैं आपको दो तीन चीज़ और लिखा देता हूँ। जैसे आप बात करो आईएसबीएन और आईएसएसएन की, तो 020 ये होता है आपका आईएसबीएन का। ठीक है, उसके बाद आपका 022 होता है आपका ISSN का। ठीक है, और यूडीसी नंबर होता है 080। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिख लो, है ना, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। चलो अगला सवाल आ जाओ। सेम क्वेश्चन आ गया भाई।
नहीं है, सेम क्वेश्चन है लेकिन फॉर्म चेंज है। मार्क 21 टैग 250 इज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ, बताइए। अब देखो आईएसबीएन मैंने आपको बता ही दिया, आईएसबीएन मैंने आपको बता ही दिया, आईएसबीएन क्या होगा अभी मैंने आपको बताया 020 020। आईएसएसएन अगर आ जाता तो क्या लगाते, 022, क्या लगाते 022 है, 022 लगाते। अगर आपको बात कर रहा है कि भाई 250, तो हम सभी को पता है संस्करण की बात कर रहा है, पर्सनल नेम की बात करें तो यहां पर डॉलर साइन ए लगा दो, आंसर हमारा एडिशन होगा पहला वाला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की अगर बात करता है, ठीक है, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है बेटा ये 300 नंबर पे आता है, 300 पे आता है, ठीक है। नोट कर लो इसको अगर किसी को करना है तो, अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। बताओ, हो गया, चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीए। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए, आरडीए का फुल फॉर्म क्या होगा। हम्म, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्स, बताओ आरडीए एक वर्णनात्मक कैटलॉगिंग है ये बेटा, वर्णनात्मक कैटलॉगिंग है, ठीक है, वर्णनात्मक कैटलॉगिंग है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका जो पहला एडिशन आया था के लिए एक स्टैंडर्ड, वर्णनात्मक कैटलॉगिंग के लिए ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है, आंसर क्या हो जाएगा। चलो अगला सवाल बता दो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ मार्क रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी वेरिएबल फील्ड। मार्क रिकॉर्ड की सामग्री कितने चर क्षेत्रों में विभाजित होती है, बताओ। मार्क रिकॉर्ड का जो वेरिएबल है ये कितने चर क्षेत्रों में आपका बनता है, बताइए। हम्म, बताइए। हम्म, तो बेटा ये जो है आपका टू वेरिएबल में काम करता है, ठीक है। द, ठीक है, दो वेरिएबल में आपके लिए काम करता है, दो चरों में आपके लिए काम करता है, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल आपसे कह रहा है सर ये बताओ कि मार्क वन पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। मार्क वन पायलट प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया था, ठीक है, इन्होंने इसको कब स्टार्ट किया था। बताइए। क्या आंसर होगा बेटा। हम्म,
ये किया गया है 1966, पायलट प्रोजेक्ट आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। उस समिति की पहचान करिए जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। Z39, TC46, BIS, LIB, MSD। बताइए बेटा, स्टैंडर्ड किसको दिया गया है? हम्म, बताइए, ये स्टैंडर्ड हमने किसको दिया है? भारतीय मानकों का उत्तरदायित्व तो हमने किसके पास सौंप रखा है? हम्म, तो ये दे रखा है बेटा हमने MSD 5 को, MSD 5। ठीक है, अगर हम MSD 5 की बात करें तो इसको हमने दे रखा है समितियां जिसे पुस्तकालय संबंधित मानकों का उत्तरदायित्व तो भार दे रखा गया है। Z39 जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है। ठीक है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर है। TC46 की अगर हम बात करें तो TC46 जो है वो आपका एक क्या कहते हैं, ISO है, तकनीक समिति 46 नवी उपसमिति है। और BIS LIB की अगर हम बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो, BSIS भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय और प्रावधान पर काम कर रहा है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बताइए। बताइए। तो भैया एक ही आंसर है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 1946 में इन्होंने स्टार्ट किया आपके दिल्ली विश्वविद्यालय ने। ठीक है, एमलिस, उसके बाद 49 में स्टार्ट किया PhD, और फिर इन्होंने जो है 57 में DV कृष्ण राव ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने PhD यहाँ से हासिल की। तो दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी DV कृष्ण राव जी ने पहली बार यहाँ से PhD ली, और वही सबसे बढ़िया काम रहा कि इन्होंने जो है फर्स्ट पर्सन के रूप में यहाँ से PhD उठा ली। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस, ये तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला सवाल देखते हैं भाई। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस काउंटर इज यूज्ड। बताओ। काउंटर शब्द जो है, काउंटर फुल फॉर्म होता है काउंटिंग ऑनलाइन यूजेस ऑफ नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। हम्म, ठीक है, बताइए। काउंटर, काउंटर का काम है संसाधनों के उपयोग की गणना करना, कि भाई कितने संसाधन हैं, कितने हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे, उनका जो यूजेस है, क्या यूज है, उसकी काउंटिंग करना। तो यहां पर आपका आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग इज प्राइमरली अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ई बुक, ई पीरियोडिकल, ई थीसिस या ई रिपोजिटरी। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग
प्रोजेक्ट गुटनबर्ग जो है बेटा, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो सुनकर अच्छा लगेगा। एक ये फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है, निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी है, जो मुख्य रूप से ई बुक्स का भंडार है। 1971 माइकल एस हॉट द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, माइकल एस हार्ट द्वारा, माइकल एस हार्ट द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, और ये एक फ्री ई लाइब्रेरी है, या डिजिटल लाइब्रेरी इसको हम बोल दें तो गलत नहीं होगा, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है, और ये ई बुक्स का कलेक्शन करती है, ई बुक्स का कलेक्शन करती है। चलो भैया अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क BISNET इज डिवाइडेड ऑफ, व्यवसाय सूचना नेटवर्क किसका भाग है, बताइए। बताओ बेटा, किसका नेटवर्क है? व्यवसाय सूचना सेवा नेटवर्क। फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नाम अगर आपने सुना हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन है FICCI। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि सर ये बताओ, नीचे आ जाओ बेटा। अगले सवाल में कह रहा है सर ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम ERMED इंडिया इज मर्ज्ड बाई, किसके साथ मर्ज कर दिया गया है? बताओ क्या हो जाएगा? नेशनल मेडिसिन, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CSIR NI SCPR न्यू दिल्ली, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। बताओ बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम है ना, ERMED। बताओ, तो ये बेटा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि विच CMS इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द कंपनी ऑटोमेटिक, कौन सा CMS ऑटोमेटिक कंपनी द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है? बताओ, जुमला, ड्रूपल, वर्डप्रेस या टाइपो 3? बताइए किसके द्वारा किया जाता है बेटा? तो ये किया जाता है आपका वर्डप्रेस, वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं फटाफट। अगला सवाल कहता है कि सर डैश नोटेड दैट नॉलेज इज पावर बट विदाउट द एडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ दैट नॉलेज इज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डी हार्वेस्टिंग। डैश ने उल्लेख किया कि ज्ञान शक्ति है, किंतु उस ज्ञान के पर्याप्त प्रबंधन के अभाव में संस्थानों के लिए परिणाम भयानक होंगे। बताइए, हार्डिया, कैमरॉन, वेनिंग या फिर मेलविल डीवी, किसने बोला है इस बात को? बताइए किसने बोला है इस बात को, इस बात की चर्चा किसने करी है, इस बात के बारे में किसने यहाँ पर अपना ज्ञान चक्षु ज्ञानवंद खोला है यहाँ पे? बताइए। बताओ
तो ये बोला है बेटा कैमरॉन ने। किसने? कैमरॉन जी ने इस बात को बोला हुआ है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल का उदाहरण नहीं है? प्राइमो, सेंट्रल, बैकलाइट, वी फाउंड, वीयू फाउंड और लाइब्रेरी फाइंड। बताइए। बताओ। पूछ रहा है कौन सा टूल नहीं है ना, एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। बताओ। तो भैया देखो, व्यू फाइंड हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी फाइंड भी पढ़ चुके हैं और बैकलाइट भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसको कभी नहीं देखा, ये ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल के रूप में नहीं है दिखाया हमें पढ़ा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर व्हाट मेक्स क्यूआर कोड पर्टिकुलरली यूज इन लाइब्रेरीज। क्यूआर कोड पुस्तकालयों में विशेष रूप से उपयोगी क्यों हैं? रीप्लेस ओपैक कंप्लीटली, ओपैक को पूरी तरह से बदल देता है। इशू रिटर्न ऑफ बुक ऑन हाई स्पीड, पुस्तकों को अतिशीघ्र निर्गम वापस करना। हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का वर्गीकरण करने हेतु। ठीक है, बताइए। और डी जो है वो हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि प्रलेखीकरण करने हेतु, प्रलेखीकरण करने हेतु। बताओ भैया, बताओ। क्यूआर कोड यूजफुल है लाइब्रेरी में। तो भैया क्यूआर कोड हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखो हमने आपको बताया था, जब आप किताबों के लेन देन कर रहे हो तो दो मेथड आपको याद रखने हैं। एक तो ब्राउन निर्गम प्रणाली, ब्राउन निर्गम प्रणाली, और एक नेवार्क, नेवार्क निर्गम प्रणाली, निर्गम प्रणाली। अच्छा, ब्राउन निर्गम प्रणाली का यूज हम इंडिया में सबसे ज्यादा करते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि सर क्यूआर कोड को कब यूज कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि इन दोनों के बाद हम एक चीज और देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटराइज्ड क्या कहते हैं इसकी, ओ इशू रिटर्न सिस्टम, इशू रिटर्न सिस्टम। और जब इस सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम यहां पर किस चीज की बात करते हैं? एक तो आरएफआईडी, आरएफआईडी में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर टैगिंग कर देते हैं। और दूसरा चीज हम क्यूआर यूज करते हैं, क्यूआर कोड यूज करते हैं। जैसे हम किताब को स्कैन करते हैं तो हमको उसका पूरा डेटा मिल जाता है, यूजर का पूरा डेटा मिल जाता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा इशू रिटर्न का जो प्रोसेस है वो एक स्पीड बढ़ जाएगी, हम ज्यादा कम समय में ज्यादा किताबों को इशू और रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। द डॉक्टराइन्स सच एज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो है आपका पूछ रहा है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वेबस्टाइज थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी जैसे शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश हैं? बताइए। हम्म, बताइए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, अगर मैं बात करूं तो ये विस्तृत और वर्णनात्मक शब्दकोश है, डिस्क्रिप्टिव शब्दकोश है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू टीच लाइब्रेरी यूज अबाउट द लाइब्रेरीज कलेक्शन सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग स्किल इज कॉल्ड। पुस्तकालय संग्रह सेवा और सूचना खोजने संबंधी कौशल के बारे में पुस्तकालय प्रयोक्ताओं को पढ़ाने के लिए विनिर्मित अनुदेशों को कहते हैं लाइब्रेरी एथिक्स, कंप्यूटर लिटरेचर, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और यूजर एजुकेशन। बताइए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बताइए। बताइए
क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं बेटा, बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? हम्म, क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे यूजर एजुकेशन, प्रयोक्ता शिक्षा। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है सर विच आर एफ आई डी कॉम्पोनेंट इज अटैच्ड टू बुक फॉर आइडेंटिफिकेशन। पुस्तकों से संबंधित पहचान हेतु आर एफ आई डी है, क्या है जी? बताइए। बताइए। क्या होगा बेटा? टैग के माध्यम से, अभी हमने बताया आइडेंटिफिकेशन हम टैग के माध्यम से करते हैं। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर बारकोड लेवल आर यूज्ड इन द, बारकोड लेवल का उपयोग किया जाता है, बताइए। संचालन में, एक्विजिशन में, कैटलॉगिंग में, पीरियोडिकल कंट्रोल सिस्टम में। तो अभी हमने आपको बताया कि बारकोड का यूज आप कब करोगे? जब किताबों का लेन देन करना होगा, आदान प्रदान करना होगा, एक दूसरे को लेना देना होगा, तो जल्दी जल्दी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ आर एफ आई डी सिस्टम इज इंक्लूड, क्या कहता है? बताइए क्या क्या चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या? बताओ बेटा। तो यहां पर अगर आप बात करोगे, यहां पर अगर आप बात करोगे तो आपका हैंड हेल्ड रीडर, लेवल प्रिंटर, सर्वर एंड एक्सटेंशन बुक। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। विच आर एफ आई डी कंपोनेंट आर अटैच्ड टू द बुक आइटम फॉर द आइडेंटिफिकेशन, बारकोड, बारकोड एंटीना, रीडर या फिर टैग? बारकोड एंटीना, बताओ। तो यहां पर हम बेटा टैग का यूज करते हैं, आरएफआईडी कभी भी आ जाएगा तो हम टैग का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आज का आखिरी सवाल और कर देते हैं, आज के दो आखिरी सवाल कर लेते हैं, लास्ट, सेकंड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल 3.0, बताओ सोल 3.0 का फीचर नहीं है।
बताओ बेटा, बताओ जी। नॉन कॉम्पटेबल विद SIP2। व्हेन वाज द पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट इफ्ला यूनेस्को? बताइए, लास्ट बाई इफ्ला यूनेस्को नवीनीकरण किया गया था, बताइए। घोषणा पत्र का आखिरी बार कब नवीनीकरण किया गया था? तो इसका जो नवीनीकरण हुआ है बेटा 2022 में किया गया है, ठीक है। चलो, तो आपके लिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और ये आपका जो है, अगर जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइब्रेरी साइंस की थियरी नहीं पढ़ी है, तो थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जान होती है थियरी, और थियरी के लिए टारगेट 2.0 बैच। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या, फाइल कुछ भी हो तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो। अंकित द्विवेदी सर, PW सर, PW पर जाकर के आप आप यहाँ पर हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे शाम को, मतलब क्या, रात में 8 से 9। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।